नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खगड़िया शो। आज हमारे साथ फिर से बैठे हैं दिलखुश यदुवंशी जी। कैसे हैं? ठीक हूँ सर। और आपके द खगड़िया शो के से जुड़े हुए, इस चैनल से जुड़े हुए तमाम बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताएं बहनें से भी उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी अच्छे ही होंगे और इसी तरह आपके चैनल्स को व्यूज़ दे करके, आप लोग को प्यार सम्मान दे करके, आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ाते रहे। आपका चैनल भी खूब आगे बढ़े, यही कामना है। चलिए, आज हम आपसे बहुत सारे मुद्दे पे बात करेंगे। अभी जो है देख रहे हैं अपने प्रखंड अलौली में, यानी कि जो भी मतलब प्रखंड है, सबका ये जो क्षति जो हुआ है, जैसे गेहूं हो गया, मक्के हो गया, ये जो फसल क्षति हुआ है, यानी कि सब प्रखंड का, सब जिला का नाम आया है क्षतिपूर्ति लिस्ट में, और अपने अलौली प्रखंड में नहीं आया है। ये सोचने वाली बात है। तो इसको कहाँ तक आप देखते हैं? नहीं, ये तो स्थानीय सर्वे रिपोर्ट का कहीं ना कहीं गलती होगी। जो रिपोर्ट सही टाइम पे या फसल क्षति को लेकर के नहीं की होगी, या और कोई कमियाजा हो सकता है इसका, लेकिन इस पे मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए पदाधिकारी को। जो भी हुआ है, या खगड़िया के अंतर्गत सबसे पिछड़ा हुआ जो है हमारा अलौली आता है। अलौली को आगे बढ़ाने के जगह ये लोग कहीं ना कहीं अलौली को पीछे धकेल रहे हैं, तो ये तो अति शोभनीय नहीं है। किसान के लिए, कहीं ना कहीं किसान हित के लिए काफ़ी नुकसानदायक है ये फैसला। इनको विशेष रूप से ध्यान दे करके पदाधिकारी को चाहिए कि इन पे विशेष रूप से ध्यान दे करके जो किसान की क्षति हुई है उन्हें क्षतिपूर्ति ज़रूर मिले, ताकि उनको आगे उम्मीद ना टूटे, उनका हौसला बना रहे। जो ही कुछ हो सके सरकार से आर्थिक रूप से मदद उनको मिल सके। और एक वीडियो में जो अपना जो अभी जो अपन सांसद हैं, जैसे राजेश वर्मा जी, ये जब सांसद वहाँ पे जब गए थे, इनका कुछ एक भाषण सुने थे, जो अपना अलौली को लेकर भी ये कुछ बोले थे। ये फसल जो बर्बाद हुआ है, क्षतिपूर्ति को लेकर कुछ बोले थे, लेकिन फिर भी अपना ये जो है वो लिस्ट में नहीं आया। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए हकीकत यह है कि राजनीति में जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। आप जनता की मुद्दों की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसके साथ साथ आप सरजमीन पे कितना उतर रहे हैं ये भी देखना ज़रूरत पड़ता है। सिर्फ आके ऑनलाइन बोल देना, मीडिया में आके बोल देना, या लाइव आके बोल देना अपने आईडी से, इससे कहीं ना कहीं किसान की जो क्षति हुई है उनको पूर्ति नहीं हो सकती है। या समस्या को लेकर के आपको सदन के साथ साथ सरजमीन पे भी उतरना होगा और काफ़ी प्रयासरत होकर के इस मुद्दों को उठाना होगा, पदाधिकारी से बात करना होगा। जो भी ज़रूरतमंद चीज़ हो आप बात करके इनको दिलाइए। अधिकार तब होती है, सिर्फ और सिर्फ कहा देने से अधिकार नहीं मिलता, अधिकार लड़ना पड़ता है, नहीं देने पे अपना अधिकार को छीनना भी पड़ता है। तो इसलिए उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है, उनको जो लगे वो उचित करे। और एक घटना अभी जो हाल फिलहाल ही देख रहे हैं, अपना बिहार के अररिया ज़िला में एक सत्तू बेचने वाला एक ट्रक ड्राइवर को सर को धड़ से अलग कर दिया। तो ये सब घटना अभी बहुत हो रहा है, तो इस पर क्या आप देख रहे हैं? किसको? ये सबसे पहले तो यह घटना मानवता की शर्मसार करने वाली घटना है, दिल को दहलाने वाली घटना है। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये घटना जो है दिखा रही है कि इंसानियत मर चुकी है। उनका सरेआम बीच सड़क पे सर को धड़ से अलग कर रहा है धारदार हथियार से, और वहाँ पे कई लोग देख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनका ये हिम्मत नहीं हो रहा कि मैं उनके बचाव के लिए खड़े हो जाए। तो इंसान का तो इंसानियत ख़त्म ही हो चुका, और उसके साथ साथ ये दिखाता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्या है। कहीं ना कहीं अपराधी के अंदर से डर ख़त्म हो चुका है, खौफ ख़त्म हो चुका है, और वह दिन दहाड़े हत्या, आए दिन लूट हत्या बलात्कार तो होता ही रहता है यहाँ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बिहार के लिए। ये तो दिखा ही रहा है कि इसका बिहार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ कहने के लिए ये मंगल राज कहते हैं, लेकिन अगर करीबी से देखिएगा तो ये महाजंगल राज है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो दिखा रहा है कि पूरा ख़त्म है बिहार में, कोई ना इंसानियत बची है ना इनका लॉ एंड ऑर्डर बचा है। सरकार अपना सरकार बनाने में व्यस्त है, नेता मस्त है, जनता त्रस्त है। अच्छा, अभी जो देख रहे हैं, हर बार पेंशन जो है 10 या 11, 12, मतलब हाईएस्ट हो गया 12, इतना तक सबका जो है वृद्ध पेंशन आ जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, जब हम देखे थे, सूचना आया था, नोटिस जारी हुआ कि अगले माह को ये महीना और वो महीना दोनों जोड़ के दिया जाएगा। तो ये डिले क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार जब तक अस्थायी नहीं होगी तब तक हमारे क्षेत्र का या राज्य का विकास नहीं होगा। सरकार लगभग एनडीए का 22 वर्षों से 22 वर्षों से है, लेकिन ये सुचारू रूप से सरकार चली नहीं है।
अस्थिरता से चली नहीं है। कभी नीतीश कुमार जी पलटी मारे हैं, तो कभी संगठबंधन, तो कभी उठ गठबंधन, तो कभी मतलब क्या लगातार जो है वो अस्थिरता रहा है 2015 के बाद। तो जब तक सरकार स्थिर नहीं होगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि जो वृद्धा पेंशन क्या, अब आने वाले समय में युवा भी पेंशन लेने योग्य हो गए हैं, बेरोजगारी दर इतना हो गया है। तो इस पर तो बूढ़ा का बात करना दूर की है, नौजवान की बात कीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा, ये जो जंगल राज अभी से पहले बोल रहे थे, एक सवाल मेरे मन में आया कि पहले लोग बोलते थे, जैसे कि मान लीजिए जैसे लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उस टाइम बोलते थे कि जंगल राज है। और अभी जो जैसे कि मान लीजिए अभी जो घटना हुआ है, मुंडी काट दिया गया है अररिया ज़िले में, तो ये सब कौन सा इसको राज बोलेंगे? जैसे इतना मतलब दिन में ही मतलब सारा कांड होता है, और ऐसा नहीं, इससे जो है बड़ा बड़ा घटना हुआ है, तो इसको कहाँ तक क्या देख रहे हैं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, राजनीति में कुछ बचा नहीं है। बिहार की राजनीति में खास करके ये लोग जो है एक दूसरे के प्रति आरोप तो लगाते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाते कि हमने क्या करके क्या दिखाया। लालू यादव जी के समय तो हम लोग थे नहीं, और जो भी शासन काल हो वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर गरीब, शोषित, वंचित लोगों के प्रखर कोई आवाज़ उठाए हैं, प्रखर मुंह में आवाज़ दिए हैं, तो वो लालू यादव जी का देन है। और अब मानिएगा तो सेकंड भगत सिंह हम उनको मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय भगत सिंह जी अंग्रेज़ों के सामने नतमस्तक नहीं होते, फांसी के फंदों पे चढ़ना पसंद किए, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किए। उसी तरह अगर लालू यादव जी को देखिएगा तो ये जेल जाना कबूल किए, टूटना पसंद किए, बिखरना पसंद किए, लेकिन उन्हें कभी अपने सिद्धांत और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। हमेशा पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जनहित मुद्दों के लेकर के लड़ाई लड़े हैं। और उससे बेटर हम लगता है कि अगर कहीं तेजस्वी उनके योग्य होते हैं, काबिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी विरासत जिंदा रहेगी। अच्छा, आप इससे पहले भी आपका इंटरव्यू लिए थे, आप राजनीति में थे उस टाइम, क्या अभी भी हैं या मतलब छोड़ दिए हैं? और मतलब इसमें अगर कोई आना चाहता है तो उसको क्या कहिएगा? देखिए, राजनीति तो छोड़ना ही नहीं चाहिए युवा को। हाँ, दूरी परिस्थिति बस ज़रूर बनाए हैं हम। और सबसे बड़ी बात है कि युवा को कहना क्या चाहेंगे, आज की युवा की जो परिस्थिति है, पहले सुनते होंगे कि युवा और घोड़ा को जंग लड़ने के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज के युवा रील बनाने में सीमित हो चुके हैं और घोड़ा बारात में डांस करने तक सीमित हो चुका है। तो युवा सीमित जब हो जाएगा ना, तब तक आपके गांव का, आपके समाज का मतलब विकास हो ही नहीं सकता है। आज की युवा कहीं ना कहीं अपनी विरासत को भूल रहा है, अपनी पहचान को खो रहा है। देखिएगा, किसी एक नेता के साथ वो फ़ोटो खिंचवा लिए तो उसी में खुश हो जाते हैं कि हम तो इस नेता के साथ फ़ोटो खिंचाए हैं, बड़े लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी पहचान सीमित हो रही है। युवा के लिए बस एक ही बात हम कहेंगे कि किसी के आगे या पीछे, आए दाएं बाएं खड़े होने से आपकी पहचान उन तक सीमित हो जाएगी। आने वाली युवा पीढ़ी, आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेगी कि आपने साम्राज्य क्या बनाया, तो उस समय आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बच जाएगा इसके सिवाय कि मैंने उनका चमचागिरी किया। तो कहीं ना कहीं अपने क्षमता को पहचाने और किसी के पीछे खड़ा ना होकर के अपना साम्राज्य खुद बनाए। और यह भारत की भूमि वीर बलिदानों की भूमि रहा है। अपनी पहचान बना के अपने दम पे साम्राज्य खड़ा करके संघर्ष के साथ बोले कि हमने अपने जीवन में इस परिस्थिति से उठा और मैंने इतना संघर्ष करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो यही संदेश रहेगा कि आप सीमित मत होइए, अपने आप में किसी नेता के पीछे मत जाइए। काम ऐसा कीजिए कि नेता आपके पीछे आए। नेता आपका नौकर है, आपका मालिक नहीं है कि आप उनसे फ़ोटो खिंचवा के खुश हो जाइए। आपका नौकर है, उनसे सवाल कीजिए कि मेरे क्षेत्र में परिस्थिति कब बदलेगी, हमारे क्षेत्र की समस्या का समाधान कब होगा। ये बेटर रहेगा युवा के लिए। चलिए, बहुत अच्छा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, यूजीसी, इसको अपने मतलब आप कहाँ तक इसको देख रहे हैं? नहीं, ये यूजीसी तो सरकार का मतलब दंगा फसाद वाला कानून है, एक दूसरे का लड़ाने वाला कानून है। सच पूछिए तो मैं आरक्षण विरोधी लोग हूँ। मुझे आरक्षण आप नहीं दीजिए। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। कभी भी देखते होंगे सदन से लेकर के सड़क तक अधिकतर सत्ताधारी लोग कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन कोई नेता ये क्यों नहीं बोलते हैं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। आप हमें यूजीसी मत दीजिए, आप हमें आरक्षण नहीं दीजिए, आप हमको बस 1 नेशन 1 एजुकेशन दे दीजिए। आप अपने बच्चे को, अधिकतर मीडिया में आके देखिएगा, नेता बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं कि मेरा बेटा विदेश में पढ़ के आया है, मेरा बेटा विदेश में पढ़ा है। और हमारा आपका बेटा देखिएगा कि खिचड़ी लेने के लिए थरिया पटकता है सरकारी स्कूल में। तो ये कहीं ना कहीं दोहरा शिक्षा नीति जो है, ये हमारे युवाओं को, हमारे आने वाले पीढ़ी को, नस्लें को बर्बाद कर रहा है।
आप जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, उसी तरह हमें यूजीसी ये सब को हटाइए और वन नेशन वन एजुकेशन दे दीजिए, काफ़ी बेटर रहेगा। चलिए, आप राजनीति आने से पहले 5-6 साल टीचर भी रहे, तो अभी जो जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, टीचर तो थे ही और बहुत कम उम्र से हम थे, लगभग 14-15 वर्ष की उम्र से ही हम अपना संस्थान को खड़ा किए थे। सबसे बड़ी बात है, अभी जो खामियाजा दिखने के लिए मिल रहा है संस्थान में हो या बच्चे में हो, पहले हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं और हमसे पहले भी युवा पीढ़ी पढ़े और बड़े बड़े भाई भी पढ़े। आज भी आदर सम्मान उस गुरु के लिए इतना रहता है कि पहले मतलब हम लोग देखते थे सर इस रास्ते से जाते थे तो रास्ते छोड़ देते थे, आप भी छोड़ देते होगे कि मेरा सर जा रहे हैं। लेकिन आज की युवा को देखिएगा कि क्या होती है गुरु का सम्मान, क्या होता है गुरु का शिष्टाचार, ये भूल चुका है। और शिक्षक भी भूल चुके हैं। शिक्षक सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं, बच्चे को आध्यात्मिक और सामाजिक ज्ञान नहीं देते हैं। आज की दौर में बहुत ज़रूरी हो चुका है कि आप आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, सामाजिक ज्ञान दीजिए, समाज में किस तरीके से बच्चे को बर्ताव करना चाहिए, बड़े के साथ इज्जत से, छोटे के साथ प्यार से, और गुरु माँ बाप का सम्मान जो होता है वह सम्मान की पाठ आप ज़रूर पढ़ाए बच्चे को। यही रिक्वेस्ट करेंगे तमाम शिक्षकगण से, और बच्चे से भी तो यह आग्रह ज़रूर करेंगे कि आप जीवन में कितना भी बड़ा हो जाइए, फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति हमेशा झुके हुए रहते हैं तो शोभा देता है। तो आप गुरु के सामने, माता पिता के सामने, अपने से बड़ों के सामने झुककर उनसे आदर स्वरूप आशीर्वाद ज़रूर लें, बात लहजे में रखें, उनसे मर्यादा में बात करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए, आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा। इससे पहले आप टीचिंग में थे और फिर राजनीति में आए, तो इन दोनों में से आप किसको चुनिएगा, किस लाइन में मतलब आगे आना चाहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात होता है, सबसे पहले तो इंसान को शिक्षा ही चुनना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर शिक्षा रहेगा तभी आप किसी भी क्षेत्र में प्रतिभा को दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो कभी भी हम चुनेंगे तो शिक्षा को ही चुनेंगे, और शिक्षा मेरा पुराना विरासत है। शिक्षा आज भी मुझे पढ़ने में और बहुत मन लगता है, कुछ सीखने का बहुत मन करता है। भले जिम्मेदारी बस, परिस्थिति बस थोड़ा दूरी बनना पड़ता है, फिर भी अच्छा लगता है मुझे। तो आने वाले समय में जो हमारा विरासत था, अपनी विरासत को भी लौटाएंगे और अपने पिता की भी विरासत को लौटाएंगे। सुनिश्चित रूप से शिक्षा के साथ साथ राजनीति में अगर संभवतः प्रयास करेंगे हमसे जो कुछ हो सके बदलाव में, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में हो, जहाँ तक हमसे प्रयास होगा हम पूरे प्रयासरत रहेंगे कि हमारे अंदर जो ज्ञान है उनसे मैं कुछ ना कुछ समाज में बदलाव ज़रूर करूँ। बहुत अच्छा। तो हमारे साथ बैठे थे दिलखुश यदुवंशी जी, इनसे बहुत सारे बातें किए हैं, और आप देख रहे थे द खगड़िया शो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।